एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। बांग्लादेश में हिंदू सरेआम लटका लटका कर जिंदा जलाए जा रहे हैं और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन, मीडिया हाउस, सो कॉल्ड सेकुलर वादी लोगों की जमात लगातार चुप्पी साधे बैठी है। गाजा फिलिस्तीन पर चीखने चिल्लाने वाला बॉलीवुड भी सांस नहीं ले रहा। ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा, ये सारे हैशटैग चलाने वाली दलाल बॉलीवुड गैंग भी आज चुप्पी ही साधे नजर आ रही है। किसी ने जहमत नहीं उठाई कि बांग्लादेश के उस दीपू के साथ कट्टरपंथियों ने जो बेरहमी की सरेआम, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। आज बांग्लादेश के उस बेकसूर हिंदू दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। भारत का क्या रुख होना चाहिए, बांग्लादेशियों की जरूरत को लेकर इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसको लेकर क्या कहता है, कौन सा कानूनी रास्ता अख्तियार करके भारत इस बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है। ऐसे तमाम तथ्यों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं ध्रुव कुमार जी। देश विदेश के कानूनी मामलों पर बहुत ज्यादा सक्रिय और चर्चित रहते हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाने को लेकर एक खास तरह का ओपिनियन भी है आपका। बहुत स्वागत सर ध्रुव जी आपका। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो शुरुआत में आप यही बताइए, जो तस्वीरें बांग्लादेश से अभी सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से भारत किस तरह से बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है, और ये तस्वीर जो सामने आई बीते रोज दीपू दास की, इसके मायने क्या हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो बातें हो रही है वो प्री डिटरमाइंड थी। ऐसा होना ही था बिकॉज जब से बांग्लादेशी अपने जो फ़र्ज, इस्लामिक फ़र्ज को अदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उनको वही करना है जो दीपू के साथ हुआ। बिकॉज पूरी दुनिया में इनका एक ही डिज़ाइन है। बिकॉज इन्होंने जो 56-57 देश जो इन्होंने जो एक्सप्लोर किया है अब तक, तो ये सारे जगह पर उनका एक ही जो मैकेनिज़्म है काम करने का, वो जिहाद करो और जिहाद के नाम पर दहशत पैदा करो और दहशत पैदा, इनको बाकायदा जो बिकॉज जो इनको जो फरमान मिला है, इनको जो काम करने का जो आदेश मिला है, वो सारा जो आदेश है वो इनके कुरान के द्वारा ही आता है। तो ये कुरान में जो, अभी मैं आपको अगर चाहे तो मैं एक दो उनके कुरान की आयतों को रेफ़र करूँगा जो कुरान में उनको इजाज़त दी गई है और बार बार कहा गया है तुम ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा फ़र्ज मिलेगा, ऐसा ईमान मिलेगा, ऐसी सहूलियत मिलेगी, ऐसी स्वर्ग मिलेगी। अब देखिए, एक अभी जो दीपू चंद को जो सूली पर टांग कर जिंदा टांगा गया, तो उसमें कुरान की जो आयत सूरह नंबर 4 निशा आयत नंबर 56 है। उसमें लिखा हुआ है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, यानी कुरान की आयतों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इनकार किया, अनकरीबन हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे। हाँ, और जब उनकी खाले मीन्स स्किन, उनकी चमड़ी, उनके शरीर का जो मांस से चमड़ी है, जल जाएंगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे कि वो अजाब का मज़ा अच्छे से चख सके। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर ज़बरदस्त और हिम्मतवान है। एक तो ये आपने देखा सूरह नंबर 4 निशा आयत नंबर 56। कुरान का आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये बांग्लादेश के जो पूरी हिंसा हो रही है, हिंदू खासकर वहां पर टारगेट हो रहे हैं, हाँ। ये पूरा मामला वहां धर्मवाद से जुड़ा हुआ है या राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये कोई राष्ट्रवाद का कोई भी जो है
राष्ट्रवाद पर तो पूरी दुनिया ठीक है, अमेरिका फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन हम लोग साथ में वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में जितने भी लोग बसे हैं वो कैसे सुरक्षित रहें, उनके मानवाधिकारों को कैसे संरक्षित रखा जाए, इंटेक्ट रखा जाए. बट व्हेन वी talk about the Islamic countries, particularly the fundamentalist countries like Pakistan and Bangladesh and there are other Syria and all that, they are crossing their limits. In the name of Quran, in the name of Allah, in the name of Muhammad, they are crossing the limits. जो आप एक sovereign country के जो लोग sovereignty की जो बात, because बांग्लादेश भी जो है जब 1971 में एक सॉवरेन इंटाइटलमेंट उनको मिला मिसेस गांधी के ऐश्वर्य से कहा जाए, सो कॉल्ड आइडेंटिटी के, जिसमें हमारे जो है 10,000 से ज़्यादा हमारे भारतीय फौज भी मारे गए, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए भारत के, उसके बाद जो इनको जन्म दिया गया सेपरेट ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश. तो उसमें उस समय ये कॉन्सेप्ट में लाया गया था कि बांग्लादेश विल बी ए सेकुलर कंट्री, लेकिन इन द वे आउट उसमें एक नया क्लाउड जोड़ दिया और गया. मुझे लगता है शेख हसीना के बाद ये जो सेकुलर का तमगा है, चोला है, बांग्लादेश ने पूरी तरह से उतार कर फेंका और पूरी तरह से वहां पर अब कट्टरता नंगा नाच हो रहा है. और वो मैं बता दूं कि जिस दिन बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 2A जोड़ा गया, उस दिन से ये ज़्यादा जो है फंडामेंटलिस्ट हो गया, इस्लामिक स्टेट के रूप में काम करने लगा. और उनका एक ही मिशन और विजन हो गया कि किसी तरह जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है केवल मुसलमान धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं शांति से, और उनका ही हक है इस बांग्लादेश की धरती पर जीने का, बाकी लोगों का कोई हक नहीं है रहने का. मैं आपको थोड़ी सी इतिहास में ले जाना चाहता हूँ. इतिहास भी बताइए और इस सवाल का भी जवाब, क्योंकि आप अंतरराष्ट्रीय कानून को बहुत बारीक तरीके से समझते हैं. आप दर्शकों को यह भी बताइए कि भारत सरकार किस तरह अंतरराष्ट्रीय कानूनों की मदद लेकर बांग्लादेश को सबक सिखा सकती है. ये देखिए, भारत सरकार जो है कम से कम 300 टाइम्स जो है इस इशू पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर जो PMO एंड ऑल दैट जो है वो यूनाइटेड नेशन को भी कई बार लिख चुकी है, बांग्लादेश ढाका गवर्नमेंट को भी कई बार लिख चुकी है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है उनके जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की जो बात होती है, तो उनके मान मर्यादा और उनके अधिकारों का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, आप उसको जो है थोड़ा ख्याल रखिए. लेकिन सरकार के बार बार चिताने के बाद भी जो है उन्होंने कोई इस पर जो है एक्शन नहीं लिया. और जब से चाइना और अमेरिका जो है उनको थोड़ा सपोर्ट की दृष्टिकोण से, बिकॉज चाइना की जो एक स्ट्रेटेजी थी कि भारत को तबाह करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को लिया जाए, फिर अमेरिका चाहता था कि इंडियन टेरिटोरी को. चुप्पी भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है. नहीं, UN की चुप्पी के बारे में मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ने एक्शन ले लिया है, और यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने मोदी जी के द्वारा जो अभी ऑलरेडी जो है जो कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है भारत में, भारत के द्वारा, और जो बांग्लादेश और भारत के जो करीब 5 राज्यों की जो बॉर्डर है, वो सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है. वहाँ जो 15 चेक पोस्ट थे, वो सारे 15 चेक पोस्ट को सील्ड करने के बाद 5 चेक पोस्ट को फाइनली फिनिश्ड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है. और वीजा पर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया गया है जो नॉन माइनॉरिटीज हैं उनको. प्लस जो है एक G20 खबर कहाँ से, इसके सूत्र कहाँ से आ रहे हैं? सूत्र मैं आपको मतलब अपनी तरफ से मैं रिसर्च कर दे रहा हूँ कि भारत सरकार की जो इतनी कार्रवाई आपके मुताबिक भारत की ओर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है. और चिकन पोस्ट का जो एरिया है जिस पर ये लोग जो है अभी बांग्लादेश के जो है मदरसा के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, और वहाँ जो
जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनके सारे लोग मिलकर जो है वहाँ पर चाह रहे थे कि जिस तरह से जेएनयू के कुछ लड़कों ने जो और बाद में कहा था कि जो चिकन नेक को काटकर भारत से अलग कर देंगे तो वो वहाँ पर ये अभी कुछ दिन पहले ये लोग खुद जो है पूरे बांग्लादेश का जो है लोग करीब लाखों की संख्या में वहाँ जमा हुए थे और वो जाकर जो है कुछ आतंक वहाँ पर उन्होंने तभी सरकार तभी अलर्ट हो गई थी कि इनका प्लान है कुछ चिकन पोस्ट जो है चिकन नेक जो है उसको खत्म करने का, भारत से अलग करने का, बिकॉज चाइना बिल्कुल तैयार था कि जैसे ही होगा तो हम वहाँ पर जाकर अपना झंडा गाड़ेंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का बात था। तो इस इशू पर जो है भारत सरकार पहले से अलर्ट हो गई थी और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने अब तक जो है पूरा रेलवे नेटवर्क, अपना रेलवे ट्रैक जो है चिकन नेक तक बिछा दिया है और जो बांग्लादेश की जितनी भी लाइनें थी और जो आवागमन का जो सिस्टम था जो चिकन नेक की तरफ बढ़ने का या भारत में एंट्री का, वो सारों को ध्वस्त कर दिया गया है। नहीं, भारत की ओर बढ़ने की बात तो सेकंड स्टेज में आती है। पहले स्टेज में जब वहां के हिंदू असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? क्या बॉर्डर खोल दिए जाएं? उनको, सारे हिंदुओं को, बांग्लादेश के जो पीड़ित हिंदू हों उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान में जगह दी जाए, या फिर बांग्लादेश के खिलाफ इतनी सख्ती की जाए, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, कानून का सहारा लेके, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेकर, जिससे बांग्लादेश इस हिमाकत से बाज आए? देखिए, ऑलरेडी ये जितनी भी बातें आप बता रहे हैं दैट हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। ओके। और जेनेवा कन्वेंशन लॉ में जो है, जब आप नागरिकों की सुरक्षा की बात करते हैं, जब नागरिकों की सुरक्षा किसी देश में जब खतरे में पड़ जाती है तो उस इशू पर जो है जो एक लॉ जो है आपको इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की जो बात होती है, तो उसमें जो आपको 16 दिसंबर 1966 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस में, उसके तहत जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी कार्रवाई उनकी हो चुकी है और भारत के द्वारा जो ये इनिशिएटिव्स लिया गया है, जो 21 किलोमीटर अंदर हमारी सेना प्रवेश कर चुकी है और उस पर जो चिकन नेक के प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट, जो जितने भी वहाँ पर जो सरकार, मतलब अब समझिए किसी भी टाइम में जो है वहाँ पर इन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है जो लोग मतलब अपने सिस्टम से बाहर जाकर, और यानी आपके मुताबिक अगले 3 दिन के अंदर बॉर्डर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं बांग्लादेश और भारत के, वहां तस्वीर जुदा दिख सकती है आपके मुताबिक? बिल्कुल दिखेगी और आपको जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि सरकार जो है चुप नहीं बैठी है। सरकार गिन गिन कर बदला लेगी और जो जिनके ऊपर ये बांग्लादेशी यूनुस उछल रहे थे, अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उनको लगा कि हमारे जो अब्बा जान जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और इधर चाइना अम्मी जान है, दोनों मिलकर जो है हमको खुश कर देगी और इंडिया को जो है चटनी बना देगी। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। ट्रंप साहब ने भी बयान दे दिया है कि भाई ये तो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हो रही है बहुत ही नाजायज़ है और मैं इंडिया के साथ हूँ इस इशू पर। ओके। और ये जो पूरी हिंसा हुई, दीपू चंद्र दास जैसे तमाम हिंदुओं को, एक दुर्गा पूजा का वाकया था, उसमें तमाम हिंदुओं की हत्या की गई, गिरफ्तारी होती है, 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद सब जमानत पे छूटे हुए हैं। देखिए ये मैं सवाल मेरा ध्रुव जी ये था कि इस तरह के जब वाकये होते हैं, मैंने शुरुआत मानवाधिकार से की, मानवाधिकार चुप है, क्या ये ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन नहीं है? देखिए ये ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जितनी भी कवायद अब तक हुई है उनकी संख्या 3000 से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं। 3000 यू नो,
इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया है। वहाँ जो जितनी भी सांस्कृतिक केंद्र थे बांग्लादेश में, जो हिंदुओं और माइनॉरिटी से रिलेटेड थे, सबों को जला दिया गया है, नष्ट किया गया है। बड़े पैमाने पर हिंदुओं के द्वारा या अन्य माइनॉरिटीज़ के द्वारा जो बिजनेस सेटअप था, कारोबार था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। उनके बहन बेटियों के साथ रेप किया गया है, जबरन कन्वर्जन किया गया है उनके धर्म परिवर्तन को। उनका एक ही नारा है, या तो इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सारी कवायद जो है बहुत दिनों से चल रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब से एनआरसी लॉ इसीलिए लाई थी कि एनआरसी के द्वारा जो पीड़ित हिंदू हैं, जो पीड़ित माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी आ रहे हैं, पारसी, ये सबों को जो है वापस जो है उनके मूल देश जो भारत है उसमें वापस बुलाया जाए, ताकि वो जो इस तरह की जो परपेट्रेटर्स हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, जो बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान में भी बहुत बार ये घटना घट चुकी थी, ये अफगानिस्तान में भी घटी, तो ये तीनों देश से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो आना चाहें वो आसानी से आ सके। लेकिन जो भारत का जो विपक्ष है उसने इस पर बार बार ये रोक लगाया, बार बार जो है सवाल पैदा कर दिया कि हम क्यों, मुसलमान क्यों नहीं आएंगे, आपने मुसलमान को क्यों छोड़ दिया। और सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि ये सारा जो फसाद है मुसलमानों का ही क्रिएट किया हुआ है। मुसलमान ने ही मजहब के आधार पर 1947 में ये दंगा फैलाकर लाखों लाखों हिंदुओं का देश में कत्ल कर कर, माइनॉरिटीज़ का कत्ल कर कर देश में, यहाँ पर जो अन्य जो लोग थे, जैन, सिख और ईसाई और सबों का कत्ल किया इन्होंने, इस्लामी। और उसके बाद दंगा फैलाने के बाद कहा कि हम भारत में मतलब हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी खान पान, इबादत सब कुछ अलग है, तो हम जो है अपनी ढंग से अलग देश चाहते हैं, एक इस्लामिक उसके लिए उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया। उसके बाद उन्होंने दंगा, सबसे बड़ा दंगा नोआखाली और कलकत्ता में किया, लाखों लोगों को जिंदा मारकर काटकर जलाया गया उस समय भी, और महिलाओं का रेप किया गया। तो आखिर जो है वो मजबूर होकर भारत को गांधी और नेहरू की और जिन्ना की एक साजिश चली, और जिसमें देश दो टुकड़ा हुआ। अब उसके बाद फिर एक तो एबॉर्ट जो किया गया भारत का, मतलब एक इस्लामिक राष्ट्र बनाकर जो है वो पाकिस्तान, फिर दूसरा जो है अबॉर्शन जो मिसेस गांधी ने किया वो बांग्लादेश बनाकर किया, बिकॉज दोनों की फिलॉसफी इस्लामिक कट्टरवादिता की फिलॉसफी थी, समझे ना। अब दोनों को मिलाकर दो देश बनाकर भारत को सैंडविच करने की साजिश की गई कि भारत को सैंडविच किया जाए, इधर से पाकिस्तान, इधर से बांग्लादेश, बीच में भारत को, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश में, जिसको आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और पॉलिटिशियन समझकर भी नहीं समझना चाह रहे हैं, समझे ना। कि भारत की, देखिए राइट फ्रॉम नेहरू टू राहुल, यू सी कि किस तरह से जो है पूरे भारत के शैक्षणिक सिस्टम को, इकोनॉमी को, सबको एस्कटल इस तरह के बयान भी तमाम पॉलिटिकल लीडर, बीजेपी के ही तमाम लीडर्स ये बयान देते आए हैं वक्त दर वक्त कि हमें जितना ज्यादा खतरा बाहर से है उतना ही ज्यादा खतरा अपने अंदरूनी लोगों से भी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि नेपाल में हमने तस्वीर देखी, अब बांग्लादेश में देख रहे हैं इस तरह की हिंसा की तस्वीर, भारत में भी इस तरह के हालात अगर हो जाएं। नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल किया गया है, तो जनरल बिपिन रावत साहब ने भी ये जताया था कि भारत में जो है हम लोग 2.5 इशू पर लड़ना पड़ रहा है, कन्फ्रंट करना पड़ रहा है। एक हम चाइना से लड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो 0.5 है, यानी आदि जो हमारी जो यहाँ पर जो सिस्टम पॉपुलेशन है, जो एक समय में जो फर्स्ट ये क्या नाम था उनका, एक मिलिट्री चीफ थे पाकिस्तान में, हाँ, उन्होंने एक बार बयान दिया था, बड़े मुझे रखते थे, याद नहीं आ रहा उनका नाम मुझे, जनरल जिया उल हक, हाँ यस, जनरल जिया उल हक, वो कहते थे कि भैया मुझे भारत में न्यूक्लियर बम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो न्यूक्लियर बम है,
लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम भारत पर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, तो हमारे जो मुसलमान भाई जो वहाँ बैठे हुए हैं भारत में, हाँ, वो सारे लोग जो है जिहाद करेंगे और हिंदुओं का कत्लेआम कर कर ख़त्म कर देंगे। उन्होंने आज बयान नहीं दिया, मतलब जनरल जिया उल हक आप समझ सकते हैं। तो ये पूरी साइकोलॉजी जो है, मतलब पूरे देश को गुमराह कर कर कि हम बांट कर इस्लाम के नाम पर ले भी लिए, फिर रोक दिया गया इस्लाम के नाम मतलब जाते हुए लोगों को। जब आपने पॉपुलेशन के आधार पर 2 गुनी 3 गुनी ज़मीन ले लिया, उसका नाम इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाया आपने, फिर उस पॉपुलेशन को नेहरू और गांधी के द्वारा रोक देना यहाँ पर भारत में, ये सबसे बड़ा क्राइम हुआ। इट्स ए स्टिल अनफिनिश्ड एजेंडा बिफोर द नेशन। और दूसरी ओर वहाँ जो हिंदू सुरक्षित या अन्य माइनॉरिटीज जो भारत आना था जिनको तो उनको आने देना चाहिए था, फिर वहाँ रोक दिया गया। तो जो 78 सालों में 1947 के विभाजन के बाद जो है, जो दर्द, जो घाव जो पहले था, वो घाव और दर्द फिर से जिंदा हो गया है। ये बड़ा ही रुसवाई की काम हो रही है। और लेकिन जाहिर सी बात है, जख्म तो बहुत बड़े मिले हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हाँ। मरहम भी उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी की ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से, कि सरहद पर माकूल जवाब दिया जाए बांग्लादेशी इन विद्रोहियों को। लेकिन एक सवाल लॉ के लिहाज से सर, ये भी समझना ज़रूरी है कि अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर, करीब 22% हिंदू जो हुआ करता था, अब वो सिमट कर 4% रह गया और अगले 3 साल के अंदर वो 1% से कम हो जाएगा, क्योंकि पलायन और हत्याएं लगातार जारी हैं। तो सवाल ये भी है सर, ये भी दर्शकों को समझाइए कि किसी भी मुल्क में जहां पर हिंदू समाज माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है, अल्पसंख्यक है, वहां पर उनको इंटरनेशनल लॉ जो है वो कैसे मदद कर सकता है? मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बता दूं कि एक ब्रेकडाउन में बता देता हूं सेगमेंट। 1901 में बांग्लादेश में जो एरिया है, सर्वर एरिया ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 33% थी। 1941 में फिर जनगणना हुई थी, एरिया वाइज में बता रहा हूँ, हाँ, वहाँ जो हिंदुओं की संख्या 28% थी। फिर 1974 में जनगणना हुआ उस एरिया का, तो वहाँ हिंदुओं की संख्या 13.5% थी। उसके बाद 2001 में जनगणना हुई उस एरिया का, बांग्लादेश के एरिया का, वहाँ पर जो था हिंदुओं की संख्या 9.6% थी। उसके बाद 2011 में फिर एक सर्वे हुआ जिसमें 8.541% है। फिर 2022 में जनगणना हुई, वहाँ की एक सर्वे हुआ हिंदुओं के पॉपुलेशन का जो 7.95% है। और जो अभी लेटेस्ट है, जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो है कुल जो अभी आबादी है वो 2 से 3% की है, जिसकी संख्या करीब 1,50,00,000 के आसपास बची हुई है। और ये जो 1,50,00,000 है, उनकी तमाम लोगों की जिंदगी सूली पर लटकी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भारत सरकार चुस्ती तो दिखाई है, बहुत दिनों के बाद दिखाई है। अभी तक तो हम लोग यही सुन रहे थे बांग्लादेश बहुत अच्छा है, फ्रेंडली कंट्री है, और भारत अरबों खरबों रुपया उनको जो है ग्रांट के रूप में भी दे रहा था, मतलब उनको मदद कर रहा था, तो अब जो है देश का आँख खुला है और फॉरेन पॉलिसी के तहत जो इनका ग्रांट भी बंद होगा, और जो हमारी जो NRC लॉ है उसके तहत जो है अब वो उनको सारे लोगों को जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट, पारसी हैं, ये सबों को जो है उनको सुगम रास्ता दिखाया जा रहा है। वहाँ की जो मिलिट्री जो है, बिकॉज इट वाज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड, वहाँ जो जितनी भी कवायतें वहाँ पर जो
मतलब ह्यूमन डिग्निटी को डिमोरलाइज करने के लिए, हिंदुओं को डिमोरलाइज और नीचा दिखाने के लिए की गई है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड थे कि किसी तरह से जो है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है भारत के विपक्ष का रहा है, राहुल गांधी जी का, राहुल विंसे जी का, कि ये यहाँ पर बैठकर जो है वो बार बार वही बात मतलब बेसिकली वो पूरी जो एक दहशत में भारत में लाना चाहते हैं और यहाँ के मुसलमान को इंडिकेशन देना चाहते हैं कि देखो जिस तरह से नेपाल में हुआ जेनजी प्रॉब्लम, जिस तरह से अब बांग्लादेश में हुआ, तो तुम भी यहाँ करो उस तरह का कुछ हरकतें करो। बिकॉज इनके जो आका जो चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका में बैठे हुए हैं, सबको यही है कि भाई किस तरह से जो है आप मोदी को की जो सरकार चल रही है, इतनी तेज़ गति से इकोनॉमिक सिस्टम आगे बढ़ रही है, सारा चीज़, तो इसको कैसे नहीं स्कटल किया जाए। ठीक है ध्रुव जी, चूंकि वक्त सीमित है, फिर आपसे जुड़ेंगे और बांग्लादेश की जो स्थिति है। एक और सूरा मैं बताना चाहता हूँ कि ये अंतिम 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, वक्त सीमित। ये कुरान का ही एक सूरा 5 अल मैदा आयत 33 है, जिसमें लिखा हुआ है कि बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा यही उन्हें खूब कत्ल किया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। दीपू को भी सूली पर चढ़ाया गया मारकर, समझे, और उनके एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दिए जाए, या और जमीन से आग लगा दिया जाए। आपने देखा कि उसको टांग कर जमीन से आग लगाए, या जमीन से जलाओ वतन करके दूर कर दिए जाए, और उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। जो ये ऐसा काम करेंगे, ठीक है, उनको अल्लाह और कुरान की ओर से बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस भी निकल कर सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि धर्म विशेष ही टारगेट पर है, राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है, धर्मवाद मुद्दा है। वहां पर कट्टरपंथी संगठन पूरी तरह से एक्टिव हैं और बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब फिलहाल उम्मीद पूरे विश्व के हिंदू भारत सरकार से ही लगाए हैं कि भारत सरकार माकूल जवाब दे इन कट्टरपंथियों को। फिलहाल एफएम न्यूज की यह मुहिम बांग्लादेश के जो हिंदू हैं तमाम, उनको सुरक्षित करने के लिए हमारी ये मुहिम लगातार जारी है, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।